मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 3 फीमेल फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि राफ्टिंग कर रही होती हैं और वो राफ्टिंग को काफी इंजॉय भी कर रही होती हैं। राफ्टिंग के बाद उनमें से एक लड़की जिसका नाम सैरा होता है वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठकर घर के लिए जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल में सैरा की आंख खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि उसका हस्बैंड और उसकी बेटी अब मर चुके हैं। अपनी फैमिली को खो देने की वजह से सैरा काफी दुखी होती है और वो अपनी फ्रेंड जिसका नाम बेथ होता है उसके गले लगकर काफी रोती है। फिर हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सैरा और बेथ अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम जूनो होता है उससे मिलने उसके घर पर जा रही होती है। सैरा जो कि काफी अपसेट होती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को भूल नहीं पा रही थी और वो जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फ्रेंड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये लोग भी काफी वीरान जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनकी फ्रेंड रहती थी। उनकी फ्रेंड जूनो के घर पर उसकी कुछ और फ्रेंड्स भी वहाँ पर होती हैं और वो टोटल 6 लड़कियाँ थी। वो सब प्लान बनाती हैं कि वो अगले दिन ट्रैकिंग के लिए जाएंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब फ्रेंड्स ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। ये गाड़ी के जरिए एक जगह पर पहुँचते हैं। असल में उनका टारगेट अंडरग्राउंड गुफा यानी केव्स में जाना था, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए इन्होंने पैदल चलना था और इसलिए वो उस जगह पर रुकती है और अपनी फ्रेंड्स को यहाँ पर गाइड कर रही थी जूनो, जिसके घर पर वो आए थे। जूनो के पास एक ऐसी गाइड बुक होती है जो कि उस जगह के बारे में, और उस बुक में उस केव्स के मैप भी थे, लेकिन जूनो उस बुक को अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं समझती और उसे कार में ही रख कर अपने फ्रेंड्स के साथ आगे चल पड़ती है। ये सब फ्रेंड्स पैदल चल रही होती है और कुछ दूर चलने के बाद फाइनली ये उस जगह तक पहुँच जाती है जहाँ पर इन्होंने केव में जाना था और फिर एक एक करके ये रस्सी के सहारे नीचे उतर जाती है और ये नीचे से जब ऊपर की तरफ देखती है तब वो सीन काफी प्यारा नजर आ रहा होता है। अब क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो उनमें से एक लड़की पूछती है कि अब हमने कहाँ जाना है। तब जूनो उसे बताती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है टनल का रास्ता, और टनल से गुजरते हुए हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और फिर ये 1 बाय 1 टनल के जरिए आगे बढ़ने लगती है। वो आगे बढ़ती रहती है और वो एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर काफी बड़े बड़े खंडर होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और तभी इन्हें आगे जाने का एक छोटा सा रास्ता मिलता है। उनमें से एक फ्रेंड जूनो को कहती है कि जैसा हमने गाइड बुक में इस जगह के बारे में पढ़ा है ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट। तब जूनो कहती है कि मुझे इसीलिए बुक्स और मैप्स पर बिलीफ नहीं है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। और ये एक एक करके उस केव में ड्रैगिंग करते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब बाकी फ्रेंड्स तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन सैरा एक केव में फंस जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी और वो वहाँ पर इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि उसे सांस लेने में भी डिफिकल्टी हो रही थी। तब उसकी फ्रेंड बेथ उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और तब बेथ सैरा के पास जाती है और उसे इनकरेज करती है और उसे कहती है तुम ऐसा कर सकती हो, और वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। तब सैरा कहती है कि मेरा रोप बैग पीछे रह गया है। अब जैसे ही सैरा अपना बैग लेने लगती है तो वो पत्थर जो उसके ऊपर होता है वो अपनी जगह से मूव करने लगता है, और अगर वो पत्थर सैरा पे गिर गया तो वो यहाँ पर मर सकती है। तब बेथ उसे कहती है कि तुम बैग को छोड़ो और आगे बढ़ो, और वो ऐसा ही करती है। वो आगे बढ़ने लगती है और जैसे ही वो आगे आती है सारे पत्थर अपनी जगह से हिलने लगते हैं और नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर सही सलामत सैरा उस केव से बाहर आ जाती है। लेकिन जिस केव के जरिए वो यहाँ तक आए थे वो पत्थरों से पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी, यानी कुछ भी हो जाए अब वो उस रास्ते से तो वापस नहीं जा सकते। तभी एक फ्रेंड बोलती है कि गाइड बुक के अकॉर्डिंग यहाँ से निकलने के टोटल 3 रास्ते हैं, अब एक तो बंद हो गया है। और वो जूनो से पूछती है कि क्या मैं ठीक कह रही हूँ ना, मेरी बात पर एग्री करो और मुझे गाइड बुक में देखकर बताओ। तब जूनो कहती है कि मैं गाइड बुक नहीं लाई हूँ और मैं उसी गाड़ी में ही रख कर आई हूँ। ये सुनकर वो सारी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। जूनो कहती है कि उस बुक को यहाँ पर लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो सब समझ जाती है कि जिस केव में वो आ गई है वो गलत केव है, जहाँ पर उन्होंने जाना था ये वो केव नहीं है। और मुसीबत की बात तो ये है कि किसी को पता भी नहीं कि वो इस केव में आई है, यानी अगर उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ना मिला तो वो यहीं पर फंसकर मर सकती है, क्योंकि वो इन केव्स के बारे में छोटी सी बात भी नहीं जानती। उनमें से एक लड़की जूनो से पूछती है कि इस वक्त जिस केव में हम हैं इस केव का क्या नाम है। जूनो कहती है कि इस केव का कोई नाम नहीं है, हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हमसे पहले यहाँ पर कोई नहीं आया और यही वजह है कि मैं इन केव्स को एक्सप्लोर करना चाहती थी और हमें आगे बढ़ना ही होगा।
अगर हम आगे ना बढ़े यहीं पर फंसे रह गए तो हम मारे जा सकते हैं। और ये फिर से टनल के जरिए आगे बढ़ने लगती है। आगे जाकर वो एक ऐसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर काफी गहरी खाई थी। तब वो रॉक्स पर माउंटेन क्लिप लगाकर रस्सी के सहारे एक एक करके खाई को पार करती है। लेकिन सबसे लास्ट में जब जुनू की बारी आती है तब एक क्लिप पत्थरों से निकल जाता है और रस्सी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन फिर भी वो रस्सी के सहारे ऊपर आ जाती है और अपने फ्रेंड्स के पास आ जाती है। उन्हें रॉक्स में से एक क्लिप मिलता है जो इस बात की तरफ इशारा था कि उनसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। और बेथ कहती है कि अगर हमसे पहले यहाँ पर कोई आया है तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और हम यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे। तब दूसरी लड़की कहती है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर आकर गया होता तो जरूर इस जगह का कोई ना कोई नाम होता। वो बताती है कि जो माउंटेन क्लिप उन्हें मिला है वो आज के दौर का नहीं है, तकरीबन 10-20 साल पुराना है। और वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। आगे जाकर उन्हें एक पहाड़ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई देती है और उनमें से एक पिक्चर इस केव की भी थी। और उस केव की पिक्चर में ये दिखाया गया था कि इस जगह पर आने के 2 रास्ते हैं, एक आने का रास्ता है और एक जाने का रास्ता है। अब एक रास्ते से तो वो अंदर आ गए, तो एक दूसरा रास्ता भी है जिसके सहारे वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब उन्हें यहाँ से निकलने का कोई क्लू मिलता है तो वो काफी खुश हो जाती है और वो इस होप को लेके आगे बढ़ने लगती है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सनलाइट दिखाई जाती है। उनमें से एक लड़की जिसे वहाँ से निकलने की सबसे जल्दी थी और वो सनलाइट की तरफ भागने लगती है। पीछे से जुनो उसे कहती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, वो सनलाइट नहीं है जिसे वो सनलाइट समझ रही है। और उस केव में काफी अंधेरा था। लेकिन इससे पहले कि वो जल्दबाज लड़की उस लाइट तक पहुँचती जिसे सनलाइट समझकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग में यहाँ आई थी, वो एक काफी गहरी खाई में गिर जाती है और उसके टांग की एक हड्डी टूट जाती है। क्योंकि वो काफी इंजर्ड थी तो खुद तो ऊपर नहीं आ सकती थी, तो इसलिए उसकी सारी फ्रेंड्स नीचे आ जाती हैं। नीचे जाने के बाद वो उसके टांग की बैंडेज करते हैं और इसी दौरान सहरा वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। और तभी उसे कुछ दूर अंधेरे में एक क्रिएचर दिखाई देता है जो कि वहाँ पर पानी पीने आया था और वो क्रिएचर किसी इंसान की तरह ही नजर आ रहा था। उसे देखकर सहरा डर जाती है और इतने में जुनो भी वहाँ पर आती है और सहरा उस क्रिएचर के बारे में जुनो को बताती है। और इतनी देर में वो क्रिएचर भी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जुनो सहरा की बात का बिलीव नहीं करती, वो सोचती है कि वो डरी हुई है इसलिए ऐसा बोल रही है। सहरा उन्हें बताती है कि मैंने वहाँ पर इंसान जैसे नजर आने वाले क्रिएचर को देखा है और मैंने इससे पहले भी किसी की प्रेजेंस को महसूस किया था, लेकिन मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ। और अब जबकि मैंने उसे अपनी आंखों से देख लिया है तो मुझे उस पर यकीन आ गया है कि यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई है और वो इंसान है। तो अगर वो इंसान है तो हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए। जुनो सहरा को कहती है कि तुम डर की वजह से ये सब कुछ कह रही हो और वो उसकी किसी भी बात का बिलीव नहीं करती। एक फ्रेंड सहरा को कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है, हमारी फ्रेंड इंजर्ड है। और यहाँ से निकलने के लिए वो एक रास्ते के जरिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़की कहती है कि उस डायरेक्शन में सनलाइट थी और हमें वहीं पर ही जाना चाहिए। जुनो कहती है कि वो सनलाइट नहीं था बल्कि वो एक ऐसा केमिकल था जो अंधेरे में सूरज की रोशनी की तरह ही चमकता है और यही वजह थी कि उनकी उस फ्रेंड को भी गलत फहमी हुई थी जो कि अब इंजर्ड हो गई। और ये आगे बढ़ती ही जाती है। बाहर का रास्ता ढूंढने और हवा का रुख देखने के लिए जुनो बार बार लाइटर जलाती है क्योंकि जिस तरफ हवा का रुख होगा वही बाहर जाने का एग्जैक्ट रास्ता होगा। एक जगह पर पहुँचने के बाद ये अपने कैमरे का नाइट मोड ऑन कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि उस जगह पर क्या है क्योंकि वहाँ पर काफी अंधेरा था। नाइट मोड में कैमरा की स्क्रीन पर उन्हें जानवरों की बहुत सारी हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई मिलती हैं। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और जुनो एक बार फिर से लाइटर जलाती है, लेकिन अब हवा कोई भी रुख नहीं बता रही थी जिससे उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। तब सहरा पैनिक कर जाती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और फिर वही इंसान की तरह नजर आने वाला क्रिएचर इनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और जब ये सब उसे देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है और वो क्रिएचर ऊपर की तरफ भागते हुए अचानक से गायब हो जाता है। और ये सब देखती ही रह जाती हैं कि वो क्या था और कहाँ चला गया है, वो भी अचानक से। सहरा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने कुछ देखा है। इस पर एक फ्रेंड कहती है कि वो इंसान की तरह नजर आने वाला नहीं है बल्कि वो कोई और ही क्रिएचर है। अब उन्हें नहीं पता होता कि नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है, कौन सा रास्ता है और वो कौन सा क्रिएचर है। और तभी अचानक से किसी के डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो सब डर जाती हैं और एक दूसरे रास्ते की तरफ भागने लगती हैं। उन्होंने एक फ्लेयर जलाई होती है और सहरा उसे बुझाने के लिए कहती है और वो उसे बुझा देते हैं। और तभी वो क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है और उनकी वो फ्रेंड जो कि इंजर्ड थी उसे जान से मार डालता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन जुनो उसे अपनी फ्रेंड को नहीं ले जाने देती और वो उस क्रिएचर को मार डालती है। तब जुनो ऐसा फील करती है कि उसके पीछे कोई क्रिएचर आ रहा है और वो पीछे की तरफ अटैक कर देती है, लेकिन पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड बेथ थी जो कि अब काफी इंजर्ड हो गई थी। लेकिन फिर भी जुनो पता नहीं क्यों उसकी हेल्प नहीं करती। दूसरी तरफ सहरा जो कि भाग रही होती है तो अचानक
अचानक से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब सैरा की आँख खुलती है तब उसके आसपास वो ही क्रिएचर होते हैं, लेकिन वो सैरा को देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो ब्लाइंड थे। अब क्योंकि वो ब्लाइंड थे तो उन्हें लाइट और साउंड ही अट्रैक्ट करती थी। सैरा इन क्रिएचर्स को अपने कैमरा के नाइट मोड में देख रही थी। अब ना तो वो सैरा को देख पा रहे थे ना फील कर पा रहे थे, लेकिन सैरा उनको अपने सामने बहुत करीब से देख रही थी। दो फ्रेंड्स खुद को सेव करने के लिए रॉक्स के ऊपर छुपी होती है और तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है, लेकिन उस क्रिएचर को वो नजर नहीं आती क्योंकि ना तो उनके पास कोई लाइट थी और ना ही वो कोई साउंड पैदा कर रही थी, और इसीलिए वो क्रिएचर उनके पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी एक फ्रेंड की वॉच का अलार्म बजने लगता है और वो क्रिएचर उन्हें मारने के लिए जल्दी से उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर उन तक पहुँच पाता वो अपनी वॉच उतार कर फेंक देती है, जिससे वो क्रिएचर उन तक पहुंचने की बजाय उस वॉच तक पहुंच जाता है और इस तरह वो खुद को सेव कर लेती है। और तभी इन्हें जुनू की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें बुला रही थी। फिर वो दोनों लड़कियां आगे बढ़ने लगती है और तभी एक क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर उनमें से एक फ्रेंड को जान से मार डालता जुनू वहाँ पर आ जाती है और वो उस क्रिएचर को मार डालती है। और वो उन्हें बेथ और अपने उस फ्रेंड के बारे में जो कि इंजर्ड थी कहती है कि वो मर गए हैं। वो कहती है कि मैं ये नहीं जानती कि सैरा कहाँ पर है। जुनू उनमें से एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर थी उससे पूछती है कि आखिर ये क्रिएचर है क्या। तब वो लड़की उस क्रिएचर को देखकर बताती है कि ये देख नहीं सकते और ये अब इन केव्स और अंधेरों में रहने के आदी हो गए हैं। वो कहती है कि जिस तरह चमगादड़ देखने के लिए और किसी चीज को फील करने के लिए लाइट और आवाज का इस्तेमाल करती है, ये भी ऐसा करते हैं। ये भी लाइट और आवाज को इस्तेमाल करके किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जुनू कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि ये कौन है, लेकिन ये यहाँ से शिकार करने के लिए बाहर जरूर जाते होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे रास्ता मिल गया है, क्योंकि जो भी इन्हें यहाँ पर लाया है उसने यहाँ से बाहर जाने के लिए दीवारों पर निशानियाँ लगाई हुई हैं। जुनू ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने एक वॉल पर एरो का निशान देख लिया था। वो दोनों जुनू को कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तब जुनू ने कहती है कि मैं सारा को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हम सैरा को देखते हैं जिसने हाथ में एक फायर लाइट पकड़ी होती है और जब वो थोड़ा आगे आती है तब उसे वहाँ पर बेथ मिलती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी। बेथ सारा को बताती है कि मेरा ऐसा हाल जुनू ने किया है और वो मुझे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ गई है, तो तुम भी उस पर बिलीव मत करना। तब सैरा उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी और वो बेथ का हाथ खींचती है। तब उसके हाथ में एक ब्रेसलेट आ जाता है। बेथ सारा को बताती है कि ये ब्रेसलेट जुनू का है जो उसे तुम्हारे हस्बैंड ने दिया था। ये सुनकर सैरा काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड जुनू ने उसे धोखा दिया है। वो उस लॉकेट को साफ करती है और उस पर लव ईच डे लिखा होता है और सारा का हस्बैंड और जुनू दोनों रिलेशनशिप में थे और इस बारे में सैरा को आज पता चल रहा है। सैरा बेथ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन बेथ उसे मना करते हुए कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी और तुम चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम कर दो, मुझे इस पेन से रिलीफ दे दो, यानी तुम मुझे मार डाल। सैरा ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करने पर मजबूर थी क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो वो क्रिएचर आकर बेथ को भी खा जाते और इसीलिए सैरा को उसे मारना पड़ता है और वो उसे मार डालती। जैसे ही सैरा बेथ को मारती है पीछे से क्रिएचर आकर सैरा पर अटैक कर देता है, लेकिन सैरा उस क्रिएचर को मार डालती है। वो फिर एक दूसरे क्रिएचर को मारती है और आगे बढ़ती है और चिल्लाती है। दूसरी तरफ जहाँ पर जुनू के साथ उसकी फ्रेंड्स थी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। वो क्रिएचर पहले एक फ्रेंड को मार देते हैं और बाद में दूसरे को भी चीर फाड़ करके मार डालते हैं। अब सिर्फ जुनू ही थी जो अकेली जिंदा रह गई थी और इतनी ही देर में वहाँ पर सैरा भी आ जाती है। सैरा जुनू से बेथ के बारे में पूछती है कि बेथ कहाँ पर है। तब जुनू कहती है कि बेथ मर चुकी है। सैरा फिर से जुनू से पूछती है कि क्या तुमने बेथ को मरते हुए देखा था, जिस पर वो कहती है हाँ मैंने उसे मरते हुए देखा था। और तभी इनके ऊपर बहुत सारे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और ये दोनों बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हुए एक एक करके उन क्रिएचर्स को मार डालती हैं। वो क्रिएचर्स इतने पावरफुल नहीं थे इसलिए वो मारे गए। सब क्रिएचर्स को मार लेने के बाद सैरा के हाथ में वो हथियार होता है जिससे उसने उन क्रिएचर्स को मारा था और साथ ही उसके हाथ में वो ब्रेसलेट भी होता है जो वो जुनू को दिखाती है। जुनू सैरा के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर काफी हैरान रह जाती है कि ये इसके पास कहाँ से आया और तब फिर से क्रिएचर्स की आवाजें आने लगती हैं और तब सैरा उसी हथियार से जुनू पर स्टैब करके उसे इंजर्ड कर देती और वहाँ से चली जाती। और जब वो थोड़ा आगे जाती है तब उसे जुनू के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और वो फौरन समझ जाती है कि उन क्रिएचर्स ने जुनू को मार डाला है। सैरा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो होश में आ जाती है और उस पर सनलाइट पड़ती है और वो उस सनलाइट
की तरफ बढ़ने लगती है और इस खतरनाक किस्म के केव से बाहर आ जाती है। बाहर उसकी गाड़ी भी होती है और वो अपनी गाड़ी को लेकर उस जगह से निकल जाती है। रास्ते में वो एक जगह पर रुकती है और उसे वॉमिटिंग होती है और जब वो वापस गाड़ी के अंदर आकर देखती है तब उसके साथ जूनो बैठी थी, जिसे देखकर वो चिल्लाती है। असल में जो उसने देखा था वो उसके साथ हेल्यूसिनेशन था और असल में सैरा अभी भी उस केव में फंसी होती है, लेकिन अब वो होश में आ चुकी थी और उसके सामने जो फायर लाइट पड़ी होती है उसे देखकर फिर से विजन आने लगते हैं और ये विजन उसकी बेटी की बर्थडे का होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बेटी उसके सामने बैठी हुई है। असल में वो तो मर चुकी है और बीच में केक भी पड़ा हुआ है। सारा कंटिन्यूअसली उस खाली जगह को ऐसे देख रही थी कि जैसे सच में वहाँ पर कोई बैठा हुआ, और यहाँ पर सैरा को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो मेंटली अनस्टेबल हो गई है। और एक बार फिर से क्रिएचर्स की आवाजें सुनाई दी और इस बार काफी तेज होती हैं और ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे वो क्रिएचर सैरा की तरफ बढ़ रहे हैं। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।